मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह का जन्म 29 अगस्त 1967 को पन्ना में हुआ। आपने बीकॉम और एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की। श्री सिंह की रुचि समाज सेवा, खेलकूद और मनोरंजन के क्षेत्र में भी है। हम आपको बता दें कि श्री सिंह 1985-86 में दिल्ली कॉलेज इंदौर में बेस्ट स्टूडेंट के रूप में सम्मानित किए गए और इसी साल राष्ट्रीय शूटिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी इन्होंने किया। साथ ही इंदौर फुटबॉल टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब भी इन्होंने हासिल किया। 2003 में 12वीं विधानसभा में पवई विधानसभा क्षेत्र से श्री सिंह सदस्य निर्वाचित हुए। राजनीति के क्षेत्र में युवा मोर्चा से इन्होंने अपना करियर शुरू किया और 3 बार के विधायक बनने के बाद 2 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में शामिल हुए और आज मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री के रूप में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है और साथ ही बड़े ही अच्छे तरीके से कार्यभार संभाल रहे हैं। सकारात्मक सोच, ऊर्जावान और सरल सहज स्वभाव के खनिज मंत्री से जब रेवा टीवी डिजिटल मीडिया की टीम ने बात की तो उन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों को बड़े ही गंभीरता के साथ लिया और साथ ही चर्चा के बाद इन्हीं मुद्दों पर स्थानीय पत्रकारों से बात की और इन मुद्दों को निराकरण करने का भी आश्वासन उन्होंने दिया। पेश है मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के साथ रेवा टीवी डिजिटल मीडिया की खास बातचीत। सिमरन, आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर पल कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं और इस समय हमारे साथ में मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है संस्कारधानी जबलपुर शहर में आपका। सबसे पहले बात ये होगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्किल इंडिया की बात करते हैं, न्यू इंडिया की बात करते हैं और बात अगर खनिज विभाग में की जाए तो खनिज विभाग में यूथ जो है बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता, तो इसके लिए क्या प्रयास करेंगे क्योंकि आप खुद भी न्यू इंडिया के लिए आगे बढ़ रहे हैं? मैं ये मानता हूँ जो आपने बात कही है उसमें सीएम साहब खुद ही सोच रहे हैं, क्योंकि अब जो भी माइनिंग के हमारे नए सैंक्शन होंगे, जो भी हमारी स्वीकृतियाँ होंगी, उसमें ये प्रावधान रखा गया है 75% लोग वहीं के लोकल के लोगों को उसमें रोजगार दिया जाएगा। मैं मानता हूँ कि उसमें यूथ को बहुत बड़ा चांस है और निश्चित रूप से उनको उसमें रोजगार मिलेगा। एक बात और है कि क्योंकि इसके पहले अभी कुछ महीनों के लिए कांग्रेस सरकार थी और खनिज विभाग में उन्होंने बहुत सारा फेरबदल किया। बात अगर हम रेट की करें, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोचना है कि आम व्यक्ति जो है सबको आवास मिले, लेकिन रेट का रेट भी काफी ज्यादा हो गया है, रॉयल्टी का बहुत मामला है। इस पर कुछ पॉलिसी चेंज करेंगे आप? बेसिकली जो ये नीति आई है, जो रेत नियम आए हैं, वो कांग्रेस के समय पे आए जी। जब शिवराज जी की सरकार थी तो पंचायत स्तर पे रेत के काम चलते थे और उसमें एक ठेकेदार की मोनोपोली नहीं रहती थी, उसमें कई ठेकेदार रहते थे, एक कंपटीशन रहता था और रेट का एक बैलेंस बना रहता था। लेकिन जब से नए नियम आए हैं और कमलनाथ जी ने ये रेट पॉलिसी लाए हैं तो एक आदमी की मोनोपोली हो गई है और जो बिड होता है, ऑप्शन होता है, वो ओपन होता है, उसमें हाईएस्ट लेवल पे लोग बाग जाते हैं। जब कोई हाईएस्ट लेवल पे बिड करता है तो बट नेचुरल वो रॉयल्टी तो ठीक है, लेकिन वो अपने हिसाब से रेट निर्धारित भी कर देता है क्योंकि उसको अपना पैसा भी उसे वसूलना है। ये चीजें हुई हैं और यदि हम आज रेट संतुलन की बात करें उस पर निश्चित रूप से हम विचार करेंगे कि कैसे हम उसको रेट संतुलित कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट जब रेट हम कोई चीज निर्धारित करेंगे तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसने कितने पे उस ठेका को लिया है, जिससे कि उसको जो प्रॉफिट होना चाहिए या उसकी जो पैसे की वसूली होना चाहिए वो भी निकल आए। और यदि हम आज उसको टर्मिनेट करते हैं तो वो लोग लिटिगेशंस में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि उनका ऑलरेडी एग्रीमेंट कांग्रेस रिजीम में हो चुका है, पैसे भी डिपॉजिट हो चुके हैं। इसलिए जब हाई कोर्ट में कोई चीज जाएगी तो उसमें एक मतलब रेवेन्यू का भी नुकसान होगा और कहीं ना कहीं सरकार के बीच में, इसलिए जो 3 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट है आज उस पर हम विचार 3 साल के बाद ही कर पाएंगे, क्योंकि नहीं तो वो लिटिगेशन का मामला होगा और इसलिए आज उस पर हम ज्यादा फोकस कर नहीं पा रहे क्योंकि हम उस नियमों से हम बंध गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें ऑन गोइंग चीज मिली है, हमने कोई डेवलप नहीं की जी। एक चीज है और है कि रॉयल्टी का एक जो पार्ट आप लोग गांव में देते थे, फंड आता था, उसमें ऐसा हो सकता है कि गांव को हम अच्छे तरीके से विकसित करें, क्योंकि फंड तो खनिज डिपार्टमेंट की तरफ से जा रहा है। वहां पर युवाओं को हम छोटे छोटे अगर प्लांट्स और छोटे छोटे उद्योग धंधे हम
अगर खुलवा दे तो एक तरीके से विकास तो होगा, साथ ही उनको रोजगार भी मिलेगा। इस दिशा में कुछ प्रयास आपकी तरफ से इसमें हो सकता है। जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है और माननीय मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं जी। IMF फंड बेसिकली वहाँ की डेवलपमेंट, जहाँ पे माइनिंग होती है जी जी, वहाँ की डेवलपमेंट के लिए होता है। उसपे जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो वहाँ की जो मांग आती है उस हिसाब से हम लोग, चाहे वो रोड की बात हो या और भी अन्य डेवलपमेंट की बात हो, उस पर हम लोग पैसा रिलीज करते हैं। और इसलिए मैं मानता हूँ कि यदि भविष्य में कुछ ऐसी चीज आएगी तो निश्चित रूप से विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सवालों का जवाब देने के लिए, अपने विचार हमारे से शेयर करने के लिए। हम चाहते हैं कि रेवा टीवी डिजिटल मीडिया के लिए आपकी एक बधाई हो जाए हमारे। निश्चित रूप से, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आपके इस चैनल में आया हूँ जी। मैं रेवा आपकी डिजिटल मीडिया की जो टीम है, उनके पूरा परिवार है, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप निरंतर तरक्की करें, आगे बढ़ें और अच्छे जो चीजें हैं जनता की हैं, लोगों की हैं, उनको आप सामने लाएं। धन्यवाद।